क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड by a 5 ampere current flowing. Calculate the energy transferred by a 5 ampere current flowing through a resistor of 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 2 ohms for 30 minutes. Resistor of 2 ohms for 30 minutes. Calculate the energy transferred by a 5 ampere current. अब देखिएगा यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ओम्स, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 ओम्स और बेटा टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। ठीक है, तो आई और आर दे रखा है, मुझे एनर्जी निकालने के लिए पावर की और टाइम की जरूरत पड़ती है। जहां पर पावर जो है, यहाँ पर पावर को हम लेते हैं किलोवाट में और टाइम को हम लेते हैं आवर्स में। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आप ये देखिए, ये आई दे रखा है और आर दे रखा है, तो आई और आर की हेल्प से मैं पावर निकाल सकता हूँ। पावर क्या होगी, आई स्क्वायर आर। पावर P इज इक्वल टू पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इट इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू आई कितना है 5, 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 2, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 2, ये हो गया 50 वॉट्स। ये पावर हो गया 50 वॉट। अब अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 50 अपॉन 1000 किलोवाट, और यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 अपॉन 100 छोड़ दीजिए बस करके, तो पावर हो गया 5 अपॉन 100 किलोवाट। उसके बाद टाइम जो है, टाइम टी ये कितना दे रखा है 30 मिनट्स, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 30 अपॉन 60, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 आवर्स। ठीक है, ये किलोवाट, ये पावर इतनी हो गई और आवर्स इतने हो गए। अब therefore energy is equal to power into time। अब पावर कितना है 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई आवर्स कितना है, टाइम कितना है 1 अपॉन 2, ये हो गया 2.5। 2.5 अपॉन 100, बेटा ये हो जाएगा, जब नीचे दो जीरो होते हैं ना तो जो पॉइंट है वो दो प्लेस लेफ्ट में खिसक जाता है। तो अब यहाँ पर तो 2 है, इधर जीरो लिख दो और ये पॉइंट को दो प्लेस इधर खिसका दीजिए आप, तो 0.025 किलो वॉट आवर, ये हो गया आपका एनर्जी ट्रांसफर। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। फिर उसके बाद है कि मैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे क्वेश्चंस हैं, लिखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल्स ऑन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट पर न्यूमेरिकल्स। तो कॉस्ट हम किस तरह से निकाल सकेंगे, देखिए हमको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए
कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी घरों में कंज्यूम करते हैं ना, उसमें ये देखा जाता है कि 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है। वो जो 1 यूनिट है उसका मतलब है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है। तो ये हमारा इस बेस पर हमको आगे बढ़ना है। तो जब भी कभी ये दिया होता है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसकी कॉस्ट है कि ₹10 पर यूनिट, कि 1 यूनिट के ₹10 लिए जाते हैं या 1 यूनिट के ₹8 लिए जाते हैं। तो वो आपकी कॉस्ट हो गई, आपको टोटल यूनिट्स निकालनी है और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कर देना है। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। तो उस पर क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखें फर्स्ट न्यूमेरिकल नोट करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग of 350 watt operates for power rating of 350 watts operates for 10 hours a day. 10 hours a day. Full stop. Calculate the cost of electrical energy calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. To operate it for a month of 30 days. To operate it for a month of 30 days, full stop. The rate of electrical energy is the rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt hour. Is rupees 3.40 per किलोवाट आवर। चलिए जी, इसको देखते हैं किस तरह से करना है। यहाँ दिया है a refrigerator having a power rating of 350 watt operates for 10 hours a day। ठीक है, a refrigerator having a power rating of 350 watts। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर की पावर रेटिंग है 350 वॉट्स, यानी कि पावर दे रखा है 350 वॉट्स रेफ्रिजरेटर का। इसको अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से डिवाइड कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 35/100 किलोवाट। ये हो गया जी पावर। तो ये बोल रहे हैं इट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे, एक दिन में वो 10 घंटे तक चलता है। ठीक है, और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। ये एक मंथ में आपने माना कि 30 डेज हैं, फिर 30 डेज तक लगातार वो रेफ्रिजरेटर चलता है, तो आपको उसकी कॉस्ट बतानी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वो रेफ्रिजरेटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, आपको उसकी कॉस्ट बतानी है। तो आप ये देखिएगा, उन्होंने बोला कि वो एक दिन में 350 वॉट्स, एक दिन में वो 350 वॉट्स, एक दिन में वो 10 आवर्स चलता है। तो हम ये कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना हो जाएगा, एक दिन में 10 आवर्स चलता है और टोटल 30 डेज वो ऑपरेट किया जाता है। तो 10 इंटू 30 हो गया, 300 आवर्स हो गया। तो आप ये देखिए पावर तो आ गया 35/100 और टाइम आ गया 300 आवर्स। तो पावर भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो सबसे पहले मैं एनर्जी निकालूंगा। देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम, हमारे इस रेफ्रिजरेटर ने पूरे एक महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी।
एक महीने में ये चला 300 आवर्स तक। पावर इसकी कितनी है किलोवाट में, 35/100। तो पावर इंटू टाइम, पावर हो गई 35/100 और टाइम हो गया 300। 20 से 20 कट गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 कैरी आ गया, 3 3 जा 9 और 1 10, 105 किलोवाट आवर, 105 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हो गया बेटा। 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट वेट करें प्लीज। चलिए जी, हमने यहाँ तक कर लिया। 105 किलोवाट आवर आ गया एनर्जी कंज्यूम। अब वो बोल रहे हैं तो ये पूरे एक महीने में जब वो फ्रिज चलता रहा, हर दिन 10 घंटे चलता रहा, तो एक महीने जो वो फ्रिज चला है तो एक महीने में इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। और वो बोल रहे हैं कि पर किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर के लिए, पर का मतलब 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है ₹3.40। तो 105 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी होगी वो हमें बताना होगा। तो इधर नोट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है, ₹3.40। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.40 इंटू 105। अभी पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 5 2 जा 10, और 5 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5, 21 हो गया। और 2 17 जा 34, तो नीचे तो 1 आ गया। 17 इंटू 21, तो 17 1 जा 17, 1 कैरी आ गया। 17 2 जा 34 और 1 35, 357। तो ₹357। बताइए, सबको समझ में आ गया? ₹357 सभी को क्लियर है? इतना बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ बल्ब इज रेटेड a bulb is rated at 200 volt, 100 watt, is rated at 200 volt, 100 watt. Full stop. Full stop. What is its resistance? What is its resistance? Question mark. What is its resistance? फिर है, five such bulbs burn for 4 hours. 5 such bulbs burn for 5 such bulbs burn for 4 hours. Full stop. What is the electrical energy consumed? Full stop. What is the electrical energy consumed? What is the electrical energy consumed? Question mark. Calculate the cost. Calculate the cost Calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit. Calculate the cost if the rate is
₹4.60 पर यूनिट। ठीक है, चलिए अभी करते हैं इसको भी। इसमें इस 4.60 पर यूनिट। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया है बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 200 वोल्ट 100 वॉट। ये दे रखा है बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? सबसे पहले वो रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं और इसकी रेटिंग दे रखी है, मतलब वोल्टेज कितनी है वो दे रखी है और पावर कितनी है वो दे रखी है। दो चीजें दी है। तो वोल्टेज है 200 वोल्ट, वोल्टेज है 200 वोल्ट और पावर है 100 वॉट। 200 वोल्ट और पावर है 100 वॉट। अब पावर दे दिया और वोल्टेज दे दिया। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप ये देखिए, जब P है V है और वो R पूछ रहे हैं, तो P V और R में रिलेशन क्या था? हमने पावर का एक फॉर्मूला ये भी देखा था, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो सिंस P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, इट इम्प्लाइज दैट R इधर ले आओ और P को इधर ले आओ। R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। इट इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू V कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर अपॉन P कितना है 100। तो 200 का स्क्वायर कितना हो गया 200 इंटू 200 अपॉन 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम्स। तो सबसे पहले तो देखिए उन्होंने रेजिस्टेंस पूछा था तो वो तो हमने निकाल दिया 400 ओम्स। ये करने के बाद में वो बोल रहे हैं कि ये तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। वो बोलते हैं 5 such bulbs burned for 4 hours, what is the electrical energy consumed? तो हम ये कहेंगे कि एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एनर्जी कंज्यूम्ड बाई वन बल्ब, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई वन बल्ब। अब वो कितनी देर तक चलते हैं? 4 घंटे तक चलते हैं। तो पावर इनटू टाइम। अब देखिए पावर कितना दे रखा है। पावर जो है वो दे रखा है इन्होंने 100 वॉट। इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 अपॉन 1000 हो गया। मल्टीप्लाई बाई टाइम जो है वो कितना दे रखा है 4 आवर्स, 4 घंटे। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक जीरो दो जीरो से दो जीरो करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 4/10 किलो वॉट आवर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई वन बल्ब। एक बल्ब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये वो आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये करने के बाद में 4/10 किलो वॉट आवर आ गया। एक बल्ब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा? फिर हम कहेंगे कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाई कितने बल्ब्स हैं? 5 such bulbs consumed by 5 such bulbs। तो एक बल्ब तो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 5 बल्ब कितने करेंगे? 4/10 इंटू 5। तो 5 1 5, 5 2 10, 2 2 4, तो कितना करेंगे 2 किलो वॉट आवर। तो 5 बल्ब इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर देंगे 2 किलो वॉट आवर। ये हो गया। फिर वो बोल रहे हैं कि व्हाट कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। तो हम कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब होता है बेटा 1 किलो वॉट आवर। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? रुपीज
4.60, therefore यहाँ कितने किलोवाट आर यूज हो रहे हैं? 2 किलोवाट आर, यानी कि 2 यूनिट यूज हो रही हैं। therefore cost of 2 units is equal to 4.60 multiplied by 2. तो 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 1 कैरी आ गया, 2 4 are 8 और 1 9, रुपीज 9.20। बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर draws a current of 10 ampere an electric heater draws a current of 10 ampere from a 220 volt supply from a 220 volt supply. An electric heater draws a current of 10 ampere from a 220 volt supply, full stop. What is the cost of using the heater? What is the cost of using the heater for 5 hours every day, or 5 hours every day? What is the cost of using the heater for 5 hours every day for 30 days? For 30 days, if the cost of 1 unit is rupees, if the cost of 1 unit is rupees 5.20. If the cost of 1 unit is rupees 5.20, अगर एक यूनिट की कॉस्ट 5.20 का मतलब 5 रुपी 20 पैसा, अगर इतना दे रखा है तो कैसे करेंगे इसको? देखिए इसको कैसे करना है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा है जो करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, 10 एम्पीयर। तो देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक हीटर करंट कितना ले रहा है, 10 एम्पीयर, फिर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज? तो आप ये देखिए V और I दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैं इसका पावर निकाल दूंगा। पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड P इज इक्वल टू V इंटू I होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला। V कितना है 220 और I कितना है 10, तो 2200 वॉट हो गया। अब इसको अगर किलोवाट में करेंगे तो 2200 इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 22/10 किलोवाट। ये तो पावर हो गया। फिर उसके बाद में हम ये कहेंगे कि इसको यूज कितनी देर तक करा जाता है। पावर मैंने किलोवाट में निकाल ली, अब टाइम जो है वो टाइम हमको आवर्स में निकालना है। तो यहाँ पर है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। तो इसका मतलब ये है कि टाइम जो है, टाइम है हर दिन 5 घंटे यूज होता है, और कितने दिनों तक यूज होता है, 30 दिनों तक, 30 डेज तक। तो टोटल टाइम हो गया 5 इंटू 30 यानी कि 150 आवर्स। मतलब पूरे मंथ में वो हीटर कितने घंटों तक यूज हुआ, 150 आवर्स तक। अब ये करने के बाद में फिर देखिएगा
मेरे पास अब पावर आ गया किलोवाट में और टाइम आ गया आवर्स में। Therefore, वो पूछ रहे थे सबसे पहले तो खैर मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही निकालना है, फिर वो कॉस्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब पावर कितना हो गया 22/10 और टाइम कितना हो गया 150, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। 15 इंटू 22, 15 टू ज़ा 30, 3 कैरी आ गया, 15 टू ज़ा 30 और 3 33, 330 किलो वॉट आर। 330 किलोवाट आर, 330 किलोवाट आर का मतलब हो गया कि 330 यूनिट्स हो गई। अब 330 यूनिट्स का मतलब क्या है, ये देखिएगा हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है ₹5.20, तो मैं इसी के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकाल दूंगा। इसकी टोटल कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 5.20। एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है ₹5.20, तो कॉस्ट ऑफ 330 किलोवाट आवर, जितने किलोवाट आवर होते हैं उतनी ही यूनिट्स होती हैं। Therefore, कॉस्ट ऑफ 330 किलोवाट आवर या यूनिट्स, 330 यूनिट्स is equal to 5.20 मल्टीप्लाई बाई 330। पॉइंट गया तो नीचे आ गए दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 52 इंटू 33, 52 मल्टीप्लाइड बाई 33, 3 टू ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 टू ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 6 6 और 5 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और 5 7, 1716, ये आ गया ₹1716। बताइए क्लियर है? sir. ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया इतना? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्ट्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इसमें आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस थ्री इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। An electric current can produce three important effects. A first है heating effect, heating effect. Second है magnetic effect. और थर्ड है केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तीन तरीके के अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। एक वो कर सकता है हीटिंग इफेक्ट, एक कर सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट और एक कर सकता है केमिकल इफेक्ट। अब देखिए ये जो केमिकल इफेक्ट है ये तो अपने सिलेबस में नहीं है, तो केमिकल इफेक्ट को तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट अपने सिलेबस में है, वो मैं अभी देखूंगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी अपने सिलेबस में है। मैग्नेटिक इफेक्ट एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके लिए फिर एक चैप्टर ही अलग बना दिया गया। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और जो अब अगला इफेक्ट हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, वो हीटिंग इफेक्ट हम अब देख रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट वही है
कि कोई एक ऐसी डिवाइस हो जिस डिवाइस में मैं प्रोवाइड तो करूँ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि प्रोवाइड तो करूँ मैं इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन आउटपुट में मेरे को मिल जाए हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है, या फिर एक इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, या फिर एक इलेक्ट्रिक आयरन होती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन होती है या इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक टोस्टर, वहाँ पर हम प्रोवाइड तो उसको करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक करंट उसको देते हैं। हम उसका प्लग कनेक्ट करके स्विच ऑन कर देते हैं, तो जाती तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उसको हमें जो आउटपुट है, आउटपुट में एक हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराती है। तभी तो मैं प्रेस गर्म हो जाती है, तभी तो हम कपड़े अपने प्रेस कर पाते हैं। तभी तो ये जो हीटर है, हीटर वो हीट फेंकता है, तो हम लोगों को सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल महसूस होता है। तो आप ये देखिएगा, ये सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए तो चैप्टर ही दूसरा है। तो नेक्स्ट आप टॉपिक डालेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैं ये इधर से दोनों ये पूरा पोर्शन मिटा रहा हूँ। आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा सभी बच्चों को समझ में तो आ रहा है ना, आवाज नहीं आ रही किसी की? समझ आ रहे हैं। आ रहे सर। ठीक है, चलिए जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हम लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज passed through a high when an electric current is passed through a high resistance wire, comma, like nichrome wire, comma, like when an electric current is passed through a high resistance wire, comma, like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot. The resistance wire becomes the resistance wire becomes very hot and and produces produces heat. Full stop. This is called the heating effect of current. This is called the heating effect of current. This is called the heating effect of current. ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है देखिएगा, कि जब भी मैं ये कहता हूँ ना कि हमारे पास कोई एक हाई रेजिस्टेंस का वायर है, हाई रेजिस्टेंस का वायर क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस का वायर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंज्यूम करने की, अपने अंदर रोकने की कैपेसिटी रखेगा। बहुत ज्यादा करंट को रेसिस्ट करना, यानी कि करंट को रोकना, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अगर कोई भी वायर ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम जानते हैं जो अलॉयज होते हैं ना, अलॉयज का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसी वजह से एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर निक्रोम वायर की बात करी गई है। निक्रोम वायर में क्या होता है, निक्रोम वायर का हाई रेजिस्टेंस होता है। तो जिस वायर का भी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हम ये कहेंगे
कि जिस वायर का भी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा, वो उतना ही ज्यादा करंट को अपने अंदर कंज्यूम करेगा, करंट को अपने अंदर रोकेगा। करंट को रोकेगा तो वो जो रेजिस्टेंस का वायर है, वो रेजिस्टेंस का वायर बहुत ना गर्म होने लगेगा। क्योंकि करंट में बेसिकली होता क्या है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो उसने करंट को रोक लिया, तो करंट को रोक लिया, अब करंट के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो चार्जेस लगातार फ्लो कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो जब भी कोई एक चीज लगातार दूसरी चीज के साथ टकराती रहती है, तो हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे ही कोई भी हाई रेजिस्टेंस वायर करंट को अपने अंदर रोकेगा, तो करंट रोकने की वजह से उसके चार्जेस क्योंकि क्योंकि आपस में टकराएंगे, तो वो रेजिस्टेंस वायर गर्म होने लगेगा। और जब वो रेजिस्टेंस वायर गर्म होगा, तो फिर वो पूरे के पूरे डिवाइस को ही गर्म कर देगा। तो वही एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक हीटर का, कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट है, वो जिस वायर का बना होता है, वो निक्रोम वायर की या टंगस्टन वायर की बनी रहती है, जो कि बेसिकली एक अलॉय होते हैं। तो वो अलॉयज की बनती है, और अलॉयज में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोकते हैं। इसीलिए आपने सुना भी होगा अपने घर में कि जब भी हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो अलॉयज हैं, जो वो हाई रेजिस्टेंस वायर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज़्यूम करते हैं अपने अंदर। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। तो यही इफ़ेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अच्छा जी, अब थोड़ा देखेंगे, हम ये कहेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट में हम ये कहेंगे, वी नो दैट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है? पोटेंशियल को हम बोलते हैं V, वर्क डन को बोलते हैं W, और चार्ज को बोलते हैं Q। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो गया? V मल्टीप्लाइड बाई Q, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। Since I is equal to Q upon T, it implies that Q is equal to I into T। यह है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 फिर हम कहेंगे बाय ओम्स लॉ, लगभग ऐसा ही कुछ हमने पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी करा था, पावर में भी करा था। बाय ओम्स लॉ V is equal to IR, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। और फिर कहें यूज का वैल्यू फ्रॉम, use the values from equation 2 and 3, equation 2 and 3 in equation 1। इक्वेशन 2 और 3 की जो वैल्यूज हैं उसको आप इक्वेशन 1 में यूज करिए। तो W इज इक्वल टू V की जगह तो आप लिखिए IR मल्टीप्लाइड बाई, जो Q है Q की जगह आप लिखें I इंटू T। तो I मल्टीप्लाइड बाई I क्या हो गया? I स्क्वायर। ये हो गया I स्क्वायर RT। W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और नोट करें, assuming that all electrical work done, all electrical work done assuming that all electrical work done or electrical energy consumed all electrical work done or electrical energy consumed is converted into heat energy is converted into heat energy, we can write heat produced, we can write
can write heat produced in place of work done in place of work done in the above equation. In the above equation. अब देखिएगा, मैं ये कह सकता हूँ कि जब जितना भी हमारे पास जो भी हमारे पास वर्क डन है, हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क कितना करेगा, जितना कि वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसको जितनी एनर्जी मिलती जाएगी उतना ही वो आउटपुट देता जाएगा, उतना ही वो वर्क करेगा। और अगर जो भी आउटपुट है वो आउटपुट सारा का सारा हीट एनर्जी की फॉर्म में ही मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा जितना भी वर्क डन है वो सारा का सारा हीट में ही अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो इस वर्क डन को मैं हीट एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं ये कहूँगा कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज आल्सो जूल्स। ठीक है ना, तो वही वर्क डन है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है और वही हमारा हीट में कन्वर्ट हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब जो ऐसा यूनिट है ना हीट एनर्जी की, वो भी जूल्स ही है। सभी को इतना क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। अब इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स ये और बचा है हमारा इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर खत्म है। ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है इसका, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। ठीक है, और दूसरा, चलिए दूसरा मैं आपको कल ही बताऊंगा। कल का कुछ मैंने सुना है कि कल शायद सोलर एक्लिप्स है, तो हो सकता है मैं क्लास ना लूँ। अगर हुआ तो मैं ले लूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है ना, और जो भी आपकी क्लासेस का जो भी जहां भी कहीं आपकी क्लासेस का लॉस हो रहा है वो सारा कंपनसेट किया जाएगा, वो आप सब बच्चों को पता ही है। चलिए जी, ठीक है, फिर मैं अभी आज के लिए इतना ही करता हूँ। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।